नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 11 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए टोटल 40 हूबहू एग्जैक्ट सवाल मिल चुके हैं और ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट सहित करने वाले हैं। आज भी एक्स्ट्रा फैक्ट से काफ़ी सवाल पूछे गए ताकि आने वाले शिफ्ट में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम रहता है तो ज़रूर फायदा हो जाएगा। आपको एंड तक बने रहेगा वीडियो के। और इससे पहले प्रथम शिफ्ट का वीडियो डाला था, यदि आपने नहीं देखा तो जरूर चेक कर लेना। इन दोनों ही शिफ्ट की पीडीएफ फाइल आपको एक साथ मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पर, या इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए उन सारी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। और टेलीग्राम चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक से ही आपको चैनल ज्वाइन करना है, अदरवाइज आप फेक चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सेकंड शिफ्ट के रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। और सवाल कंटिन्यू करें इससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का भी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है या फिर अन्य किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे वगैरह, तो डेली एक मॉक टेस्ट आपको ज़रूर लगाना है। यहाँ से आपका एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कंसेप्ट कितना ही कवर हो जाए, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे आपकी तैयारी अधूरी रहेगी और एग्जाम में सवाल मिस हो सकते हैं टाइम मैनेजमेंट के कारण। तो इसलिए टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आए एक धमाकेदार ऑफर यहाँ पर आपको मिल रहे हैं 299 माइनस 30 रुपये और कर दीजिए। यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें 100 प्लस एग्जाम, सारे एग्जाम एक वर्ष की वैलिडिटी में आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक से आप ज्वाइन कर लेना। टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो। 170 मॉक टेस्ट ग्रुप डी के हैं और एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट हैं। अन्य सभी एग्जाम के इस एक ही पास के अंतर्गत सारे आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। देखिएगा आपके सामने जो पहला सवाल है, और मैं आपको बता दूं जिन भी कैंडिडेट का जो 12 फेब को एग्जाम होने वाला है तो उसका वीडियो मिल जाएगा आपको 13 फरवरी को। कल मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं, सुबह मॉर्निंग में निकलना, अभी 1 बज रहे रात्रि को, इसलिए कल वीडियो नहीं आ पाएगा। देखिएगा आपके सामने पहला सवाल है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, या फिर ये इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर। ये एक क्विज भी मैंने डाला था टेलीग्राम चैनल पर, इंपॉर्टेंट जो भी परमाणु ऊर्जा वाले केंद्र हैं तो उन्हीं में से ये पूछा गया है। तो कल पक्का आपका ऑप्शन था वो करेक्ट करना था। यहाँ पर है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो कि तमिलनाडु कल पक्का में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। अन्य इंपॉर्टेंट जो सेंटर की बात करूँ तो राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1984 में स्थापना हुई है। उस समय स्थापना की थी ज्ञानी जेल सिंह, तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे। इसका हेडक्वार्टर आपको पूछ ले राजा रमन्ना जो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी है तो इसका इंदौर मध्य प्रदेश में हो जाए। कहाँ पर? इंदौर में है। और आने वाले शिफ्ट के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर है जो 1977 में कोलकाता में स्थापित हुआ था। कहाँ पर? कोलकाता में। मैं बात करूँ एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टिव ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च की यानी AMD, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद तेलंगाना में है, जो कि ओल्डेस्ट यूनिट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की। और ये 1948-49 में स्थापित हुआ था। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। बात करें BARC की, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की, तो ट्रॉम्बे मुंबई में है, 1954 में स्थापित हुआ था। ये सभी सेंटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल पूछे भी जा रहे हैं। अगला सवाल देखिएगा, उम्र ढलने के पश्चात यानी जब आप वृद्ध हो रहे हो, बुढ़े हो रहे हो, उस केस में नेत्र की जो समायोजन क्षमता है, समंजन क्षमता है, वो कम हो जाती है। तो ये कौन सा दोष का लक्षण है? तो जरा दृष्टि दोष का आपको पूछा गया था, जिसमें पास का और दूर का दोनों ही वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं और इसके उपचार के लिए, रेमेडी के लिए द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये भी रिपीटेड सवाल, इससे पहले मैं बता चुका हूं कि यूनियन बजट का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में कौन से आर्टिकल में? तो 112 2019 में किसी पद्म भूषण नहीं मिला है, नहीं मिला का पूछा। देखिए पद्म भूषण 14 जनों को दिया गया था 2019 में, थोड़ा टफ हो जाएगा सवाल ये। तो इसका यहाँ पर बात करूँ ऑप्शन क्या थे आप कमेंट करके बताना। बाकी 14 जनों को किन को मिला आप एक बार देख लीजिए ब्रीफली। श्री जॉन चैम्बर्स को मिला है, सुखदेव सिंह को मिला है, प्रवीण गोवर्धन को मिला है, श्री धर्मपाल गुलाटी को मिला है, श्री दर्शन लाल जैन को मिला है और श्री अशोक लक्ष्मण राव कुकड़े को मिला है, करिया मुंडा को, बुधादित्य मुखर्जी, मोहनलाल विश्वनाथन और बाकी यहाँ पर मिला है S नाम्बी नारायण को। फिर बात करूँ मैं श्री कुलदीप नैयर को भी दिया गया ये, और बसेंद्री पाल हैं, VK शुंगलू हैं, श्री हुक्मदेव नारायण यादव, इन सभी को ये 2019 में जो पद्म भूषण की बात हो रही है ये अवार्ड दिए गए हैं। आपको पूछा था किसको नहीं मिला है, और बाकी 4 जनों को पद्म विभूषण दिए गए थे। देखिए पद्म विभूषण पूछ ले तो काफ़ी लॉजिक लगता है कि इसमें भाई 4 जनों को दिए गए हैं, तो इजीली याद कर सकते हो। तिजनबाई को और इस्माइल उमेर गुले को, अनिल कुमार मणिभाई नाइक को, बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे को। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है करला जो बुद्ध कैव है
तो करला जो बुध केव है वो कहाँ पर है, तो करला बुधा जो केव है ये हो जाएगी महाराष्ट्र में, लोनावाला के पास में महाराष्ट्र में ये करला गुफाएं हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो कोणार्क मंदिर आपको पूछा है पूरी उड़ीसा में, सभी को पता होगा, इससे पहले भी एग्जाम आ चुका है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है, 1984 में शामिल किया गया था। और निर्माता कौन है, तो कलिंग शैली में निर्मित है। और निर्माता की बात करें तो ये पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने इसको बनाया था। अगला सवाल देखिए, एक स्टेटमेंट दिया गया है, कुछ इस टाइप से आप देख सकते हो इंग्लिश में, वी ओव ए लॉट टू द इंडियन who taught us how to count without which no worthwhile साइंटिफिक डिस्कवरी कुड हैव बीन मेड। ये कथन किसका है, मतलब क्या हुआ, हम भारतीयों के लिए बहुत कुछ है जिसने हमें सिखाया कि कैसे गिनती करना, मतलब जो जीरो की खोज की थी, जिसके बिना कोई सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी, तो जीरो की खोज से ही सब कुछ हुआ। तो ये पूरा एक स्टेटमेंट दिया गया है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कथन दिया था। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है, ये रिपीट हो रहा सवाल, सभी को मालूम होगा। 6 जो मुख्य प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र के, वो कौन से हैं, तो ये जनरल असेंबली हो गया, और सचिव वाले सेक्रेटरिएट हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो गया, और न्यास परिषद जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो भी। तो टोटल ये 6 मुख्य अंग हैं, और 6 ऑफिशियल लैंग्वेज भी हैं संयुक्त राष्ट्र की, अरेबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है। अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया इनमें से कौन सा एक महारत्न कंपनी नहीं है, ये भी रिपीटेड है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। 10 महारत्न कंपनीज, ये भेल हो गई, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, फिर बात करूं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है, कोल इंडिया, गेल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, एनटीपीसी हो जाएगा, तेल और प्राकृतिक गैस है, पावर ग्रिड है, स्टील अथॉरिटी जो सेल है। तो टोटल ये 10 महारत्न, 14 नवरत्न कंपनीज है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो ये आपको पूछा है भारत आया कब था, जहां पर जो ऑप्शन दिए गए थे ना इस प्रकार दिए गए थे, जनवरी 1946 एक दिया गया था, फिर आपके मार्च 1946, जून 1946, जुलाई 1946। तो आपको करना था मार्च 1946 में। ये न्यू दिल्ली में जो आया था वो 24 मार्च 1946 को आया था, और उन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी इस कैबिनेट मिशन ने, वो 16 मई 1946 को किया था, तो मार्च 1946 को आया था। इसका जो उद्देश्य क्या था, तो लक्ष्य रखा गया था यहाँ पर भारतीय नेतृत्व को सत्ता सौंपने की योजना पर विचार विमर्श करना इसका लक्ष्य था। इससे पहले एग्जाम में पूछा हुआ है कैबिनेट मिशन है, उस समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं वो कौन थे, या फिर किन की पहल पर आया था, तो क्लीमेट एटली थे, 1947 आज़ाद हुआ भारत तब भी, और ये कैबिनेट मिशन के वक्त भी। यूएनडीपी का गठन कब हुआ है, ये आपको पूछा, यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना या फिर गठन 1965 में जो ऑप्शन दिया गया था 1965 हो जाएगा। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और ये मानव विकास सूचकांक भी जारी करता है, एग्जाम में सवाल आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। 2020 में एचडीआई इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 131वीं, 19 और 20 दोनों में ही नॉर्वे टॉप पर है। रत्नावली पुस्तक किसने लिखी, ये भी अपने एक्स्ट्रा फैक्ट से पूछा गया है, ये सारा मैं वहीं से पेस्ट किया है जहाँ मैं बहुत बार आपको बताया है, रिपीट किया है 3 से 4 बार। तो ये जो पुस्तकें हैं, एक ही मैंने बताया था, नागानंद और रत्नावली, प्रियदर्शिका, इन तीनों ही पुस्तकों के लेखक है हर्षा, या फिर बोले तो हर्षवर्धन हो जाएगा। तो एकदम आपको करेक्ट करना था, हर्षवर्धन है। यहाँ से आपके रत्नावली पूछा गया आज, इस पुस्तक के ऑथर कौन है, तो ये अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट से पूछा गया है। और बाकी अन्य अन्य जितनी भी इंपॉर्टेंट रचनाएं एक बार फिर बता देता हूँ। हर्षचरित कादम्बरी बाणभट्ट की है, महाभाष्य पतंजलि की हैं, और ये सभी कालिदास की रचनाएं देख लीजिएगा, और ये भाष की हैं। इससे ये 2 सवाल इससे पहले आ चुके हैं। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की हैं, और गीत गोविंद है जयदेव की। अष्टाध्यायी पाणिनि विक्रमांग चरित बिल्हण की हैं, पृथ्वीराज रासो हैं ये चंद्रबरदई की। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर 2020 में यूएस ओपन में आपको पूछा है उप विजेता कौन रहे हैं। तो उप विजेता इससे पहले भी एग्जाम में सवाल आया था, आज फिर पूछ लिया है। तो यूएस ओपन में उप विजेता मतलब जो डोमिनिक थीम ने किसको हराया था, तो डोमिनिक थीम तो चैंपियन थे यूएस ओपन के, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रिया के। और आपको पूछा रनर अप कौन रहे हैं 2020 में यूएस ओपन की, तो अलेक्जेंडर ज़ेवरेव रहे हैं जो जर्मनी के खिलाड़ी हैं। और इससे पहले यहाँ पर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2020 हुआ है, मेन सिंगल के उपविजेता ये इससे पहले एनटीपीसी में आया था। तो इससे पहले जो ऑस्ट्रेलियन ओपन के रहे हैं वो डोमिनिक थीम उपविजेता रहे हैं, और यूएस ओपन में डोमिनिक थीम है वो चैंपियन रहे हैं। आपको पूछा था यूएस ओपन में उपविजेता अलेक्जेंडर ज़ेवरेव हो जाएंगे, और ऑस्ट्रेलियन ओपन में विजेता कौन रहे, तो ये रहे हैं नोवाक जोकोविच रहे हैं, और उपविजेता रहे हैं डोमिनिक थीम। और फ्रेंच ओपन उपविजेता नोवाक जोकोविच रहे हैं 2020 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन में विजेता यहाँ पर उपविजेता, यूएस ओपन में
उपविजेता हैं जो ये पूछा गया था। और पुरुष ग्रैंड स्लैम 2020 के ये आप विजेता देख लीजिएगा। 2020 में फ्रेंच ओपन राफेल नडाल, यूएस ओपन डोमिनिक थीम, ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच। गोल्डन फाइबर हिंदी में बोले तो सुनहरा रेशा, इसके रूप में किसे जाना जाता है? जूट हो जाए, किसको? जूट, या फिर आप हिंदी में कह सकते हो पटसन को जाना जाता है गोल्डन फाइबर। नेक्स्ट में देखिएगा, संसदीय कार्यपालिका का क्या अर्थ है? तो पार्लियामेंट्री जो एग्जीक्यूटिव का मतलब आपको पूछा है, ये सभी ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से ये करेक्ट हो जाएगा कार्यपालिका जो संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर है, ऑप्शन डी। फिर देखिएगा, मानव द्वारा लार हो गया, उल्टी करना है, या फिर जो ब्लड प्रेशर रहता है, रक्तचाप, ये जो जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण कौन सा पार्ट करता है? तो मानव की जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हो जाती हैं, लार टपकना, उल्टी करना, ब्लड प्रेशर, इन सभी को कंट्रोल करता है हिंड ब्रेन का जो एक पार्ट रहता है मेडुला। तो मेडुला आपके ऑप्शन में दिया गया था, ये आपको करेक्ट करना था। फिर देखिएगा अगला सवाल, संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट में बता चुका हूँ, जब आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया था प्रथम स्थायी अध्यक्ष वो कौन थे, उस समय मैंने आपको बताया था, ये सेम लाइन वहीं से ली गई है। दूसरी बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और उपाध्यक्ष के रूप में हरिंद्र कुमार मुखर्जी को चुना गया था, जो आज पूछ लिया गया है। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, 2 दिन बाद दूसरी हुई थी। और प्रथम बैठक में ये 2 दिन अस्थायी अध्यक्ष रहे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल देखिएगा, ब्रिटिश भारत में प्रथम प्रांतीय चुनाव कब हुई थी? ये ऑप्शन दिए गए थे, इसके अकॉर्डिंग 1937 से प्रथम प्रांतीय चुनाव हो जाएगा। वैसे इससे पहले चुनाव हुए थे सबसे पहले 1920 में। अंग्रेजों ने भारत में पहली बार राजनीतिक सत्ता कब हासिल की थी? तो राजनीतिक सत्ता का पूछा है तो 1858 करेक्ट होना चाहिए। जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद जो भारत का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो शासन था वो डायरेक्टली महारानी विक्टोरिया के पास या फिर ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था, और वहीं से आप कह सकते हो राजनीतिक सत्ता की शुरुआत हुई थी 1858 में। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? ये दिया गया था, तो पेप्सिन एंजाइम हो जाएगा प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। देखिए इससे पहले एनटीपीसी में आपका सवाल आया था प्रोटीन पाचन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो ये पेप्टाइड्स और एमिनो एसिड में टूट जाता है, तो एमिनो एसिड उसमें आपको करेक्ट करना था। फिर देखिएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन है वो पूर्ण रूप से कहाँ पर होता है इनका पाचन? तो पूर्ण रूप से होता है क्षुद्रांत में, स्मॉल इंटेस्टिन या फिर छोटी आंत में होता है पूर्णतः पाचन। अपचोर किस महीने में होता है? तो आपको पूछा गया जो अपशोर हैं वो कौन से मंथ में आता है? जुलाई मंथ में आता है। और इससे देखिए होता क्या है, अपशोर और उपशोर हैं, 2 घटनाएं होती हैं। अपशोर को एपिहेलियन बोला जाता है इंग्लिश में, ए से अ याद रखिएगा, और अ से आपको याद रखना है अधिकतम। क्या? अधिकतम का मतलब सबसे अधिक दूरी पर रहती है पृथ्वी, तो पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु जो सूर्य से सबसे दूर पर है, तो अपसौर यानी अधिकतम दूरी पर है। सबसे दूर पर कौन सा है? वो आपकी अपसौर घटना कहलाती है, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य डिस्टेंस सबसे अधिक होती है, तो ये घटना होती है जुलाई मंथ में। आपको पूछा था अपसौर किस महीने में आता है? एपीहेलियन जुलाई में आता है, स्पेशली 4 जुलाई को होता है। और पेरीहेलियन की बात करूँ तो पी का मतलब पास में या फिर उपसौर है, ये होता है जो सूर्य है पृथ्वी सबसे नज़दीक में रहते हैं, पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु जो सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो ये घटना होती है 3 या फिर 4 जनवरी मंथ में हो जाएगी पेरीहेलियन। ये डेट चेंज होती रहती है। एपीहेलियन हो जाएगी आपके जुलाई मंथ में। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? तो भारत का मानक समय है, रिपीटेड इज सवाल, ग्रीनविच जो मानक समय है उससे है 5.5 घंटे आगे। पूछ ले भारत का मानक समय जीएमटी से, आपको यहाँ पर लैटिट्यूड वगैरह ये पूछ ले अक्षांश में, तो जीएमटी से 82.5 यानी 82.5 डिग्री पूर्व में है। तो अपना आईएसटी भारत का मानक समय जीएमटी से 82.5 डिग्री पूर्व है, और ग्रीनविच का जो समय रहता है जीएमटी का 5.5 घंटा आगे हो जाएगा। देखिए जीएमटी जैसे कि इंग्लैंड से भारत का समय ये 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि मैं आपको बता दूं भारतीय जो मानक समय रेखा है वो तो इन सभी राज्यों से गुजरती है, लेकिन बात करूँ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट की जो एग्जाम में पूछा हुआ है, ये सवाल आया था अरुणाचल प्रदेश और गुजरात क्रमशः भारत के पूर्व और पश्चिम में स्थित हैं, और इसमें जब सूर्योदय होता है तो कितने घंटे का गैप रहता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में? तो ये 2 घंटे का अंतराल रहता है। सूर्योदय जो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में, गुजरात की पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले हो जाएगा। तो इसके कारण क्या है कि दोनों में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, और प्रत्येक 2 देशांतर के बीच 4 मिनट का समय, तो 4 गुणा 30 करेंगे तो 120 मिनट हो जाएंगे ना, 2 घंटे का गैप ये आया था इससे पहले। बाकी ये सभी इंपॉर्टेंट है। भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, बता भी चुका हूँ, मन का छस्य आंधी द्वारा उत्तर में उड़ गया है, तो ये 5 राज्य हैं।
जहाँ से ये अपना IST मानक समय रेखा है वो गुजरती हैं और इसकी स्थापना 1947 में हुई थी और इलाहाबाद के नैनी से समीप से गुजरने वाली ये 82.5 डिग्री देशांतर को ये मानक समय माना गया है भारत का। देखिएगा अगला सवाल, थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले ले इस सवाल में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2006 में हुई थी। 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की स्थापना हुई थी। मानव विकास सूचकांक जो इंडेक्स है 2019 के, आपको थीम पूछ ली यहाँ पर, तो ये हो जाएगी आपकी इन इक्विलिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट 2019 की थीम, यानी मानव विकास में असमानता हो जाएगी। और आपको पूछ ले 2020 में मानव विकास सूचकांक की थीम क्या थी? तो 2020 की थीम हो जाएगी मानव विकास और मानव विज्ञान, ये 2020 की है। और UNDP की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जो मानव विकास सूचकांक जारी करता है UNDP। और अभी मैं रैंक की भी बात कर लेते हैं। 2019 में फर्स्ट रैंक पर नॉर्वे था, सेकंड स्विट्जरलैंड में था और 189 देशों की टोटल लिस्ट में भारत की रैंक 2019 में थी 129वीं और 2020 में यहाँ पर और स्तर गिर गया है तो 131वीं हो गई भारत की रैंक है और प्रथम रैंक पर वो नॉर्वे ही है दोनों ही केस में। और देखिए एग्जाम में सवाल यहाँ से आया हुआ है कि मानव विकास सूचकांक है, इनके लिए क्या यहाँ पर मानक है? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर इसकी गणना की जाती है UNDP के द्वारा। अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया है कोबोल किस प्रकार की भाषा है? तो एक तरीके से ये बिजनेस वाली लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जो कमर्शियल यूज़ में कह सकते हो। तो कमर्शियल जो आपकी एक ऑप्शन दिया गया था जो एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिएगा स्त्री पुरुष समानता के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो ताराबाई शिंदे यहाँ पर आंसर है वो करेक्ट होना चाहिए, स्त्री पुरुष समानता के बारे में। अगला सवाल देखिए, गोबर धन योजना की शुरुआत कब हुई है? ये आपको पूछा गया है। तो शुरुआत हुई है इसकी दोस्तों 30 अप्रैल 2018 को। कहाँ से हुई है? तो हरियाणा से हुई है। जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में इसकी शुरुआत की गई है। देखिए सबसे पहले तो आपको जानना है इसकी फुल फॉर्म क्या है, गोबर धन योजना का मतलब क्या हो जाएगा? तो गोबर का मतलब है यहाँ पर मैं बता देता हूँ, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसर्च, ये हो जाएगा गोबर, जैसे कि आप देख सकते हो GOBAR है इसकी फुल फॉर्म है। और फिर धन आगे लगा दिया। मंत्रालय पूछ ले तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन इसका मंत्रालय हो जाएगा, जो कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस योजना को लॉन्च किया गया है। अगला सवाल देखिएगा, किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य या फिर प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाए हैं? तो कौन से शासक ने अपने प्रजा के बारे में, प्रजा से संबंधित जो एक तरीके से अधिकार हैं वो शिलालेख पर उकेरे हैं? तो अशोक इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। फिर देखिएगा संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 की बात है, तो उस समय मूल संविधान में टोटल कितने फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार कितने थे? तो सबसे पहले संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो 7 फंडामेंटल राइट्स थे, मौलिक अधिकार थे। अभी वर्तमान में आपको पूछ रहे तो 6 हो गए हैं। संपत्ति का अधिकार है वो हटा दिया गया है, विधिक अधिकार बना दिया गया है, सभी को पता होना चाहिए। 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं? समता या फिर समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, फिर स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति शिक्षा 29-30, संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32। और अभी जो मैं बात करूँ, ये संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया था? तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार बना दिया गया है। अभी आर्टिकल 301 के तहत है, इससे पहले आर्टिकल 31 में था ये। नेक्स्ट में देखिएगा सवाल नंबर 31 है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस बजट में घोषणा की गई थी? ये भी एक्स्ट्रा पैक से सवाल आया है, ये बजट सहित मैंने ये सारी लाइन पेस्ट की दोबारा आपके लिए। तो शुरुआत 1 फरवरी 2019 को हुई थी, बजट का पूछा है तो ये हो जाएगा। जो बजट है कौन सा? तो घोषणा केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल के द्वारा अंतरिम बजट था 2019 का, उसके दौरान की गई है। मंत्रालय पूछ ले तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री हो जाएगी। अब देखिए इनसे संबंधित काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रह जाता है, जहां से अक्सर एग्जाम में सवाल आते हैं। सवाल में पूछा जाता है किस योजना के तहत, जो योजना है ना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो पूछा जाता है किस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है प्रत्येक साल? तो ये योजना ये आपकी हो जाएगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। शुरुआत 1 फरवरी 2019 को, और इसमें जब शुरुआत हुई थी योजना की उस समय एक शर्त रखी गई थी, जिन भी किसान के पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य जमीन है उनको मिलने वाले हैं 6,000 रुपये हैं। 3 किस्त होगी 2-2 हज़ार की, लेकिन अभी बाद में ये शर्त है वो हटा दी गई है 2 हेक्टेयर की। अगला सवाल देखिएगा, भारत में संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? जो अभी आप एग्जाम दे रहे हो
रेलवे ही सबसे बड़ा नियोक्ता हो जाएगा रोजगार देने वाला। ऑप्शन आपकी इंडियन रेलवे करेक्ट हो जाएगी। ये सभी 4 ऑप्शन दिए गए थे। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, विश्व में इंडियन रेलवे का क्या रैंक लगती है संगठित क्षेत्र में नियोक्ता के केस में, रोजगार के केस में। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा एक प्रकाशित रिपोर्ट थी जिसके अनुसार इंडियन रेलवे दुनिया के सबसे बड़ा नियोक्ताओं की सूची में 8वें स्थान पर रहता है और सबसे पहले स्थान पर है अमेरिका का रक्षा विभाग, दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है। भारत में धन या फिर मुद्रा की आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण कौन सा है? तो ये तो इंश्योरेंस का हो जाएगा, एसबीआई, आरबीआई, इसमें से एकदम सटीक हो जाएगा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी रहती है, आईआरडीए। फिर देखिए कि यहाँ पर पूछा गया है जो गैस्ट्रेटरी सेल है, कोशिका है, उसका क्या उपयोग रहता है, किससे संबंधित है? तो ये टेस्ट स्वाद से संबंधित हो जाएगी। इससे पहले एनटीपीसी में आया था जीभ में स्वाद रिसेप्टर हैं, वो किसके द्वारा होता है? तो मैंने बताया था ये गैस्ट्रेटरी सेल है, स्वाद कलिकाएं जो होती हैं। फिर देखिएगा कंप्यूटर के रेफरेंस में डीबगिंग का क्या अर्थ है? जो बग रहता है, बग का मतलब क्या हो गया? जो एरर आ जाता है, कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो कहते हैं ना आप हैंग हो गया, तो किस कारण हुआ? इसको जांच करने के लिए, फाइंड करने के लिए क्या प्रॉब्लम है, इसको रिसॉल्व करने के लिए, सही करने के लिए डीबगिंग है, ये एक तरीके से काम करता है कंप्यूटर में प्रोग्राम की जांच करने के लिए कहाँ पर एरर आई है। 2019 में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री हैं वो नियुक्त किए गए थे? तो ये एक 5 उप मुख्यमंत्री पहली बार नियुक्त किए गए हैं 2019 में। कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश में ये 5 उप मुख्यमंत्री हैं वो नियुक्त किए गए थे। अब आपको कमेंट करके बताना है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, ताकि मेरे को पता चले कितने स्टूडेंट कंटिन्यू लास्ट तक वीडियो देखते हैं और कितने सिर्फ पीडीएफ ही देखते हैं। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? इससे पहले एनटीपीसी में सवाल आया था बिग बैंग सिद्धांत है वो किसने दिया था? उसमें आपने देखा ही होगा कि ये सृष्टि की रचना है या फिर ब्रह्मांड की रचना से संबंधित हो जाएगा। और जॉर्ज लेमेत्रे ने सन 1927 में सृष्टि की रचना के संदर्भ में महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है? तो मानव विकास के लिए प्रमुख जो 6 बुनियादी स्तंभ हैं वो देख लो। एक तो इक्विटी हो जाएगी, जो निष्पक्षता कह सकते हो, स्थिरता हो गई, उत्पादकता, सशक्तिकरण, सहयोग और सुरक्षा, ये आप देख लीजिएगा। टोटल 6 मेन पिलर हैं जो मानव विकास के। पूछा था कौन सा नहीं है, इनमें से जो भी नहीं होगा वो करेक्ट करना था। और फिर एक ये भी सवाल है वो रिपीट हुआ, इससे पहले भी एनटीपीसी में आ चुका है। कौन सा बीएआरसी का परमाणु रिएक्टर नहीं है? तो ये भाभा वाला कौन सा रिएक्टर नहीं है? तो इससे पहले ये सभी मैं बता चुका हूँ, वहीं से मैं बता रहा हूँ वापस दोबारा। तो अप्सरा हो गया और साइरस हो गया, कामिनी, पूर्णिमा और जेरलिना, ये सभी बीएआरसी के परमाणु रिएक्टर है। इसमें से पूछा ना नहीं कौन सा, तो यामिनी करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम सवाल देखिए, सोनार का क्या कार्य नहीं है? सोनार हो जाएगा साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग है, ये सभी बता चुका हूँ मैं। तो इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो उपयोग पराध्वनि तरंगे इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। जो जल में स्थित पिंड की दिशा है, जैसे ही जो पराध्वनि तरंगे हैं जल में जो भी पिंड रहता है उससे टकरा कर यदि वापस आ रही है तो पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई पिंड है। नहीं आ रही है तो वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि वापस आ रही है तो किस स्पीड से आ रही है, किस डायरेक्शन से आ रही है, क्या एंगल से आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग दिशा, दूरी, वेग मापने के लिए काम ली जाती है। आप कमेंट करके बताना इसमें क्या ऑप्शन थे। तो इसमें उपयोग होता है अल्ट्रासोनिक वेव का, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है सोनार में। रडार का मतलब क्या हो गया? रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग। सोनार का साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इस प्रकार पूछे गए टोटल 40 सवाल हो गए हैं। एक देखिए रीजनिंग में होगा शायद सवाल, सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो पेटाबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट है। इसमें से पेटाबाइट हो जाएगा, बाकी मैं बता चुका हूँ ये सारे। किलोबाइट है, मेगाबाइट है, सबसे अधिक वैसे योटाबाइट हो जाती है 10 की पावर 24 से। उससे पहले जेटाबाइट, एक्साबाइट, पेटाबाइट में होता है 10 की घात 15, टेरा में 10 की घात 12 है। तो ये सभी परफिक्स आपको पता होने चाहिए। तो टोटल दोस्तों यहाँ पर 40 सवाल जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे सारे सवाल कवर हो गए हैं। जिन भी कैंडिडेट के एग्जाम था कमेंट करके बताना आपके कितने सवाल करेक्ट हो रहे हैं। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और आपके जो 12 फेब को हैं वो वीडियो मिल जाएगा 13 फरवरी को। तो दोस्तों लाइक करते हुए वीडियो को एंड करना। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।